सामने नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, गुफ्तगू तो करेंगे बजट पर, और बजट पर ही गुफ्तगू हो रही है और बहस हो रही है। कल बजट बाकायदा तौर पर पेश कर दिया गया और आज बजट सेशन भी था जिसमें वज़ीर आज़म ने भी उसमें ख़िताब किया है, स्पीच की है बेसिकली। और बजट के हवाले से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, एक बड़ा रिलीफ तो तनख्वाहदार तबके को दिया गया है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात हो सकती है। लाइक हेल्थ बजट पे बात हो सकती है, एजुकेशन बजट पे बात हो सकती है, दीगर भी। बिज़नेस कम्युनिटी भी ओवरऑल इसको खुश आइंद ही करार दे रही है, क्योंकि शायद डराव उससे पहले बहुत ज़्यादा दिया गया था। बजट सेशन में तकारीर तो बजट पर ही होती है, लेकिन जब वज़ीर आज़म ने आज स्पीच दी तो उन्होंने एक दफ़ा फिर आप भी जिक्र किया, ना सिर्फ अपोजिशन का जिक्र किया बल्कि उनको एक दफ़ा फिर दावत दी कि आइए मिलकर मीसाक़ जमहूरियत करते हैं, मीसाक़ मईशत करते हैं। अपोजिशन को एक दफ़ा फिर दावत तो दे दी गई है और ये भी कहा कि मैंने तो कई दफ़ा दावत दी है, लेकिन उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। बात यह है कि जब अपोजिशन के साथ इतने इख्तिलाफात हों और इतनी दूरियां हों तो कुछ CBMs भी होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उनका एक ना एक मुतालबा सुनते हैं और फिर उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब जब से वज़ीर आला बने हैं वो बारहा ये कह रहे हैं कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हो। इस पहली मीटिंग में भी जब वज़ीर आज़म के साथ हुई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था, जिसमें उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। फिर अभी जो इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में उन्होंने कहा कि मैं मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं इस पर बताता हूँ। लेकिन जब तक उनको आप कोई CBM के तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं लेकर आएंगे तो ये इतनी आसानी से ये बर्फ़ नहीं पिघलेगी। बाकी KP का बजट, जिसको ये भी शुरू में कहा गया कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी हम बजट पेश नहीं करेंगे, और उससे पहले भी यही बात हुई थी। और अब क्या कहा सुहेल आफरीदी ने, इमरान खान से मिले बगैर ये बजट पास नहीं होगा। लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब ये भी कह रहे हैं कि वो कोई अबूरी बजट शायद लाने का इरादा रखते हैं, जो कि 3 महीने का होगा और उसके बाद जो भी होगा फर्दर उसको एक्सटेंड करेंगे। हमें इससे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पोक पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं KP के। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब आपका भी। राना साहब, बात का आगाज़ आपसे इसलिए करूँगी कि आज वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी, बहुत अच्छी बात है कि बार बार अपोजिशन को दावत दी जाती है, मीसाक़ जमहूरियत की भी दी जाती है, मीसाक़ मईशत की भी दी जाती है। लेकिन जिस तरह से मैं ये बात कर रही थी कि CBM के तौर पर कुछ किया जाता है हुकूमत की तरफ से, कोई मुलाकातें, वज़ीर आला बारहा कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दें, फैमिली कह रही है बारहा मुलाकात करा दें, उनकी सेहत ठीक नहीं है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। आप जब कुछ भी नहीं करेंगे तो ये बर्फ़ कैसे पिघलेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुलाकातें तो 700-800 मुलाकातें होती रही थी और उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी कि हमें मिल के चलना चाहिए। तो तब भी PTI का रवैया कोई मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि उन्होंने आज भी अगर आप देखें तो बजाय कि वो अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों में करें नेशनल असम्बली की, वो कमेटियों से बाहर बैठे हुए हैं। तो जिस सिस्टम को वो, इनको अगर एक ही चीज़ आती है कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे या खान साहब से मुलाकात करा देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये तो इनकी जमात का फैसला है कि ये एज अ जमात कोई काम फैसला नहीं ले सकते। एज इनकी जो लीडरशिप है, क़यादत है, वो कोई फैसला नहीं ले सकती इंडिपेंडेंटली। वो कोई किसी चीज़ के ऊपर इनका कोई ना जहन नज़र आता है, ना कोई विजन नज़र आता है। एक ही चीज़ है कि इनको जो डोर बंधी हुई है खान साहब से, और सब कुछ मुल्क जो है, जो इनके वोट हैं KPK के अवाम ने इनको दिए, वहाँ हुकूमत है, वहाँ की परफॉर्मेंस नहीं मैटर करती। ये मैटर करता है कि हमने एहतजाज करना है और हमने उस सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके किसी तरीके से हमने, तो ये जमात जो है ये कन्फ्यूजन का शिकार है। देखिए, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर और KPK की CM की मुलाकात हुई, उसमें अगर कोई ऐसी कोई कमिटमेंट होगी मुलाकात की तो ज़रूर उस पर प्रोग्रेस हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने जो आपको प्रपोजल दिया है, जो ऑफर दी है, PTI एक्सेप्ट करेगी? मुल्क के वसीतर मफाद में। मैं चलें, गुड पॉइंट, मैं जवाब देता हूँ। अब यहीं पे आप देख लें ना, पहले इनको सवाल नहीं समझ आया क्योंकि इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन यही है, आपने हमारी सीटें ले ली। राना एहसान साहब को तो अनफॉर्चुनेटली बार बार टिकट नहीं मिलता क्योंकि कभी राजा रियाज होते हैं, कभी कोई और जो है वो होते हैं, लेकिन पहले आपने सीटें ले ली, फिर आपने रिजर्व सीटें ले ली, फिर आपने सेनेट की सीटें ले ली, अभी आपने GB की सीटें ले ली। ठीक है जी।
तो वहां तक तो आपके लिए ये सब कुछ जो है वो ठीक है। आप को इस चीज की परवाह नहीं कि पीटीआई को एज अ पार्टी सिंबल नहीं मिलता, पीटीआई को जो आप लोग जो है वो कहते हैं कि जी कभी ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है जी, कि उसके बाद भी जो है वो 2 कैंडिडेट्स एक सिंबल पे नहीं लड़ सके। उसके बाद भी जो है आप हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिस्क्वालीफाई करें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट डिस्क्वालीफाई करें, फिर फिर लगाए भी सीएम पे तो केस आपके ना, करवाएं। उसको मैं सिर्फ आपको बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको एज अ सीबीएम लिया, आपको ये याद किसको होगा लिया? जब महमूद खान अचकजई को लगाया एज एन ऑपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन हाँ, हुआ 6 महीने बाद। चले देर आए देखिए दुरुस्त आए। ये नादिया, ये सीबीएम्स कुछ इसी रफ्तार से आते हैं जिस रफ्तार से इजराइल की सीबीएम्स पैलेस्टीनियंस की तरफ आते हैं। जरा अभी आप यही देख लें, ठीक है, मैं मान लेता हूं इनकी ये बात करते हैं, ये मिसाके जमहूरियत, मिसाके जो है वो क्या कहते हैं। अब उस मिसाके जमहूरियत में पहली चीज ये तो डिस्कस करनी होगी ना कि आपके वोट कितने हैं। फंडामेंटली पॉसिबल ही नहीं। चले ये भी छोड़ दे, मान लेते हैं यार आप ने 5 बजट्स में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अगर आप, और बड़ी अच्छी बात है, देखें अनलाइक द पीपल इन द गवर्नमेंट, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करेंगे। पाकिस्तान का जो रोल ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग खत्म करने में रहा है और जिस फराग दिली का सबूत पाकिस्तान ने किया है, मतलब जो अमेरिका ने ज्यादती की है उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देना, ठीक है। चले ये अमेरिका पाकिस्तान पे बात सुन लेना, मैं पॉइंट तो इसी पे आ रहा है। जब आप ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारा दावा है, दावा ही सही कि वोट भी हमारा, उनके साथ जो है वो इंसाफ भी नहीं हो रहा ना, उन्होंने मांगा, लेकिन खैर कॉन्ट्रास्ट के लिए जो ऐसी प्राइम मिनिस्टर के बड़े भाई थे, 50 रुपए के एफिडेविट पे 4 साल उन्होंने अपने जेल की मुद्दत पार्क लेन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में भी गुजारी, मफरूर भी थे, ठीक है, वापस आके लाल कालीन भी बिछाई गई। तो कुछ जो है ये मुनाफिकत का जो लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं ना, समझ आती है। मैं शहबाज शरीफ को सिंपली कहता हूं वाकई करें, खुद ही अडियाला जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी ले जाएं, क्योंकि इस मिसाके जमहूरियत में 3 फरीक जरूर होंगे। वो तीसरा फरीक जो है वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर अमेरिका और ईरान की जंग खत्म हो सकती है, ठीक है, तो फिर आप वी गॉट योर पॉइंट। मैं राना साहब की तरफ जाती हूँ। राना साहब, मामला है क्या? ठीक है कि उनका एक्स अकाउंट से जिस किस्म की ट्वीट्स आ रही होती थी या एक्स अकाउंट पे पोस्ट आ रही होती थी, अब तो वो सिलसिला भी काफ़ी अरसे से रुक चुका है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मुलाकात कराने देंगे, क्योंकि अगर मुल्क को वाकई मिसाक़े मईशत की ज़रूरत है, तो ये लचक तो फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दिखानी होगी। देखें, बात बड़ी सिंपल है। मैंने को बताया कि 900 मुलाकातें जब हो रही थी तो तब तो कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ से आती? प्रॉब्लम जिस तरह की स्टेटमेंट्स केपीके हुकूमत ने देना शुरू कर दी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। यहाँ हमारे अफवाज पाकिस्तान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और वहाँ जो है वो टीटीपी की ज़ुबान बोलना शुरू कर दी और अफगान तालिबान की हिमायत में बातें करना शुरू कर दी। तो क्या ये जो है खान साहब जो है वो जेल से बैठे अपनी जमात को सिखा रहे थे? ये कह देना कि आप बजट ना पेश करें। डी चौक के ऊपर जब धावा बोला गया जो है नवंबर के अंदर, और वहाँ पूरा ड्रामा किया गया कि लाशें बिछ गईं और फलाना हो गया, और बेलारूस के सदर आए हुए थे, क्या इस मकसद के लिए जो है वो खुली आज़ादी दी जाए? या 9 मई के ऊपर हमला आवर होके कोई नदामत ना दिखाना? देखिए, ये इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है, आप टॉलरेट ना करें, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी चार्जशीट लगा रहे हैं सर, फिर आप इनसे कह रहे हैं आज मिसाक़े जमहूरियत कर लें, आज मिसाक़े मईशत कर लें। इतनी बड़ी चार्जशीट के बाद तो ये तो दहशतगर्द आप डिक्लेयर कर देना फिर इनको। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, हाँ, जो केपीके की हुकूमत है, हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो वही उन्हीं के सरबरा, उन्हीं के सीएम तो कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दें उनसे, जिनके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं। मैंने जो मुलाकात का तो मैंने बड़ा क्लियरली, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी मेरी एक्सप्लेनेशन में, कि जो खान साहब की जो तर्ज सियासत रही है
वो एक अलहदा चीज है, उसको मैंने डिफाइन किया। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो केपीके की हुकूमत चला रहे हैं, वो उनके ऊपर और जिम्मेदारी है, उन्होंने वोट लिए, उन्होंने अवाम को वो जवाबदेह हैं। हम वो इसका रियासत का हिस्सा है, सूबा सूबा है पूरा, तो उनके साथ हम मिलके चलने के लिए तैयार हैं हर लिहाज से। लेकिन अगर यही तर्ज सियासत होगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और लेकिन उसके साथ काम भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तो आप ये एक तो पार्टी फैसला को, इन्होंने करना है ना। माजरत राना साहब, आप एक पार्टी को दीवार से लगा के आप ये चाहें कि वो आपके साथ कोऑपरेट करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसका उनका एक नहीं, ही, दीवार के साथ कौन लगा रहा है? दीवार के साथ तो कोई भी नहीं लगा रहा। सोहेल आफरीदी अगर साहब का मैंने जो शुरू से आपको एक ही बात, एक मुतालबा है। मिनट, नहीं नहीं नहीं, मुझे बताएं, क्या दीवार से लगाना, इस्लामाबाद पे धावा बोलना, जब एक फॉरेन जो है प्रेसिडेंट आ रहा हो और आप कब्जा करना चाहें रेड जोन के ऊपर, ये दीवार से लगाना है या ये उनका रियासत को दीवार से लगाना है? ठीक है, ये कहना कि मैं आप अफगानिस्तान की ठीक, पॉलिसी को टो करें, ये दीवार से लगाना है या ये रियासत को दीवार से लगाना है? तो ये तो इन्होंने फैसला करना है ना दीवार चले से। आई एम अब सॉरी, इन्होंने, हमने ठीक तो है, नहीं लगाया पीटीआई को। इनकी अगर सियासत का तर्ज ही ये है कि इन्होंने रियासत से तसादम करना है, जलाओ घराव करना है फौजी तंसीबात का, और यही इनकी सियासत है कि गाली गलोच करनी है अफवाज पाकिस्तान को, तो उस चीज को तो नहीं टॉलरेट किया जाएगा ठीक ना। है, बाकी हम जो लोग, हम एज ए पार्टी, हम एज ए पीटीआई पार्टी, जो लोग केपीके में बैठे हैं, जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं, हम उनके साथ इंगेज करने के लिए तैयार हैं हर लिहाज से। ये कायमा कमेटी छोड़ के बैठे हुए हैं, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये सिस्टम को गालियां देते हैं। तो ये तो चले इन्होंने फैसला करना है कि अब इन्होंने ये फैसला करना है। आई डोंट नो वो क्या फैसला करेंगे। फिलहाल तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि मैं अबूरी बजट लेकर आऊंगा। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं बजट ही लेकर नहीं आऊंगा। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दें और ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है ना, तैमूर सलीम झगड़ा साहब कि अगर जून में बजट नहीं आता है और जुलाई हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट डिरेल भी हो सकती है। अब ये जो अबूरी बजट का आइडिया है, ये आपका मंतकी फैसला है, मतलब यही करना है आप लोगों ने कि 3 महीने का बजट लेकर आना है? देखिए, ना मैंने डिस्कस किया है ना मेरे साथ डिस्कस हुआ है, लेकिन जो राना एहसान साहब कह रहे थे उसका जवाब देना जरूरी है। कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जो उनकी आवाज में कंफ्यूजन और हिचकिचाहट आती है ना, वो इसीलिए आती है कि जैसे आपने खुद कहा, जी हम इनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 9 मई 26 नवंबर जी फौज को, ये बातें यार अब बहुत हो गई ना। चलिए पीटीआई की सियासत छोड़ दें, पीएमएलएन की सियासत पे आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पीएमएलएन की सियासत का पता चल गया है, जब तारीख में पहली बार एक पार्टी इतनी जलील हुई कि फॉर्म 47 के बावजूद नहीं जीत सकती। और देखिए, द पॉइंट इज कि आप जो भी कहेंगे यार, ये कौम ने और बेवकूफ नहीं होना ना। 9 में आपने किया है, दे दे सजा जिसने किया है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उमर अयूब को या शिबली फराज को राना सनाउल्लाह के घर के जुर्म में कन्विक्ट कर दें। वो थे वहां पे। चले मैं ठीक है, आपने उनको जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने इस बात पे बात करनी है कि फौज के खिलाफ जो है वो कभी किसी ने कुछ कहा ना हो। मैंने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कहा है, वीडियो मौजूद है, कर दें। जिसने जब भी कहा है उसको बिल्कुल फांसी चढ़ा दे। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ ने कहा है फांसी चढ़ा दे। तालिबान के फेवर में जिसने बात की है, शहबाज शरीफ की न्यूज स्टेटमेंट अभी भी मौजूद है। ठीक है जी, चलाते जाए ना। जिसने रिश्वत दी है, मैं राना साहब को जवाब ले लूं, जरा बजट पे भी मुख्तसर से बात करनी है। झगड़ा साहब, सबसे पहले तो ये कि अपने अब ऊपर सुन लेना, अब आप सुन ले, जो जमात मॉब मेंटालिटी में बिलीव करती है वो पीएमएलएन ने कभी नहीं, पीएमएलएन ने कभी रियासत को पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करके वो इस्लामाबाद पे हमला आवर नहीं हुई। पीएमएलएन ने टेयर गैस नहीं इस्तेमाल किए इस्लामाबाद के खिलाफ। पीएमएलएन ने फौजी तंसीबात को नहीं जलाया। पीएमएलएन ने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ नहीं तो पाकिस्तान नहीं।
ये हमारी सियासत नहीं है, ना हमने प्रैक्टिकली इस पे काम किया है। तनकीद मुख्तलिफ जमातें फौज पे करती रही है, आप तनकीद नहीं करते। PMLN ने फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ये नहीं कहा कि अफगान तालिबान ठीक है, हम गलत हैं। वो तो ये देखिए, बात ये कि ये जमात जो है मॉब मेंटालिटी के अलावा इनको कुछ नहीं आता, ये उसी तर्ज सियासत पे चलना चाहते हैं। और ये जैक को भी जो डिफेंड कर रहे हैं, देखिए हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो जमात मुसल्ला हो जाएगी, सुन लेना, सुन ले आप, जो जमात सुन ले, मैंने डिफेंड किया नहीं, मैंने आपकी वजाहत करनी है। मुझे मौका दिया पीपल्स पार्टी ने किया है, अब आप बिलावल से बात करें ना, सुन ले। अच्छा वैसे यार आप सुन ले ना, अगर आप मेरी बात मैं तो चलाना चाह रही हूँ, इनको अपनी बारी में बोलते सकते ना, अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं जैक के साथ, तो ये बड़ा ऑब्वियस कि आप आइडेंटिफाई करेंगे जैक के साथ। अच्छा एक सेकंड खिलाफ भी इलेक्शन कर ले तो फिर अगर आप बात देखें। अच्छा झगड़ा साहब एक सेकंड रुक जाए, नहीं बोला ना, अब इनको सुन ले कि ये अपनी मुझे बोल लेने दे। तो ये अगर जैक के साथ PTI सिंपैथाइज कर रही है, जैक के साथ किया नहीं है ना, तो आप झूठ बोल नहीं सकते, सच बोलते जाए। मैं आपको कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने कहा है, दे बिलावल को गालियां कहे, उनको टेररिस्ट कि जैक जो है उसके कोई आपने मुझे कहा कि आप देखिए, आप मुझे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कहे, मैंने इसीलिए तो देखिए वो राणा साहब मैं यहाँ कंफ्यूजन हुई है ना एक सेकंड। राणा साहब इन्होंने जैक के बारे में ये बात नहीं की, इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की है कैसे जो है वो इख्तियार वली साहब ने ये शिकवा किया है। अच्छा वैसे जो बिलावल, मुझे मौका नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है बात करने, आपको झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं की जमात जो है कुछ नहीं आता। यू आर एन अनार्किस्ट पार्टी जिसका काम ही यही है कि वो इस्लामाबाद पे धावा बोले, जिसका काम है फौज को गालियां निकाले, जिसका काम है फौजी तंसीबात को जलाए, और यही कुछ आप करना चाहते हैं। और ये कल्ट है खान साहब का, जो खान साहब के अलावा ना मूव कर सकता है, ना उनकी अपनी सोच है इंडिपेंडेंट। इनको नहीं फिक्र कि KPK के इन्होंने वोट लिए, 13 साल से इनकी KPK में हुकूमत है। दे हैव डन नथिंग पब्लिक, उसके लिए ये कुछ नहीं कर पाए, ना लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर पाए, ना वहाँ कोई सेफ्टी सिक्योरिटी दे सके। बिल्कुल ठीक है, आप गवर्नमेंट जी अनार्किस्ट हैं और फिर इनको आप कह रहे हैं कि आए मिसाक़ मईशत कर ले, जमहूरियत कर ले। मतलब दो चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती, दो चीजें। अच्छा जमहूरियत करना चाहते हैं, मतलब एक बंदा खुद ही सोच लेता है, जब उसके पास कुछ कहने का नहीं होता। एक सेकंड झगड़ा साहब रुक जाए, झगड़ा साहब एक सेकंड। राणा साहब PTI तो क्या कहती है क्या नहीं कहती वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सेकंड राणा साहब, PTI क्या कहती है क्या नहीं कहती, दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, फॉर यू मींस फॉर PMLN, बट व्हाट बिलावल भुट्टो सेज, जरा सुनिए वो क्या कह रहे थे, चलाइएगा जरा बिलावल भुट्टो से। अगर वो जबरदस्ती बनाना चाहते हैं तो सच ये है, हकायक ये है कि उनका जो फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती है वो 3 का है। अब वो जब कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या ये था कि जैसे आपका लाहौर का हुकूमत बना, अब वैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के ख्वाब देखते हैं? राणा साहब इसका जवाब दे दें, ये आपके इत्तेहादी हैं। मैं इसका जवाब सिंपल है कि जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस बयान को भी रिजेक्ट करते हैं। और अगर वो जीते हैं तो उनको खुशी से उसको कबूल करना चाहिए, और ये इस तरह के इल्जामात जिनको ना वो जो है साबित कर सकते हैं नहीं लगाने चाहिए। तो हम तो इस बयान को जो है रिजेक्ट करते हैं आउटराइट। मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि जरा बजट पे कमेंट कर दें। राणा साहब आपसे पूछना ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि BISP जो है वो उसमें एक तो करप्शन भी है, फिर लोगों को फ़कीर और भिखारी बना देने के मुतरादिफ है। उसके लिए तो आपने जो है वो फंड्स उसके बढ़ा दिए, 17 या पता नहीं कितने परसेंट, 17% आपने उसमें इजाफा कर दिया। लेकिन जो हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है उसकी एलोकेशन आपने कम कर दी। तो मैं ये क्या समझूं कि मुल्क में भिखारी ज़्यादा बनाने हैं और तालीम और सेहत इम्पोर्टेंट नहीं है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जो हेल्थ सेक्टर है वो उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है सेंटर में। तो जो डेवलपमेंट दिया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए, जो डेवलपमेंट बजट है वो इनफ है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कि उसको कवर करे। हेल्थ के अंदर लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं, लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सेंटर के पास है, तो वो एक लिमिटेड स्कोप है। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। ये आपको इजाफा पता चला है?
पिछले साल नहीं, तो ये तो ज्यादा हमेशा था। की बात है। नहीं सर, नहीं, ये पिछले तो साल मैं बता देती हूँ किसने आपको, आपको 60.245 बिलियन लास्ट ईयर बजट में आपका। हमें तो ये पहले दिन से पता है, शायद आपको ये पहले पता ना सर हो, अगर हमें तो आप पहले नहीं से तो पता फिर है। पिछले बजट में आपने इसका एलोकेशन ज्यादा क्यों रखी थी? क्योंकि आपका जिना ऐसे हॉस्पिटल नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे जिनको फंड्स की जरूरत थी। अच्छा। अगर नए प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे कैपिटल में तो आप एलोकेशन नहीं करेंगे। पिछले ये कोई पिछले रॉकेट साइंस पिछले तो नहीं है। साल अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेती तो आपको मुझे ये पूछना ना पड़ता। सर मैं तो आपसे यही तो पूछ रही हूँ, तो आप मुझे जवाब दे देना। हेल्थ का आपने 60 मैंने आपको बता दिया ना, हेल्थ इज अ डिवॉल्व बिलियन। सब्जेक्ट। अगर वफाक में सर हेल्थ इज अ पिछले साल डिवॉल्व वफाक में सब्जेक्ट, अगर कितने नए वफाक में हॉस्पिटल उसके तामीर प्रोजेक्ट्स, हुए? अगर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो उसके सर पिछले मुताबिक साल को एलोकेशन नया होगी। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वफाक में। जिना का नया हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल बन रहा है और हो सकता है कि पहले साल में उसके लिए लैंड एक्वायरमेंट के लिए ज्यादा एलोकेशन हुई हो और इस साल जो है वो लिमिटेड हो। मतलब तो ये डबल, तो तकरीबन ongoing projects डबल। के मुताबिक होता और है ना। इसी तरह से एजुकेशन का बजट जो आपने पिछली साल 169 रखा था, इस दफा 117, इसमें भी कुछ कमी वाकई हो गई कुछ होके? इट डिपेंड्स। देखिए ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। अगर नए प्रोजेक्ट्स हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं, कोई नए कॉलेजेस बन रहे हैं तो उनको एलोकेशन ज्यादा होगी, नहीं हो रहे होंगे तो नहीं होगी। तो ये तो डिटेल में मैं इस पे आपको आखिरी जवाब मैं इस पे तैमूर सलीम झगड़ा साहब से लूंगी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि BISP जो है उसमें करप्शन भी है और लोगों को भिखारी बनाने के मुतरादिफ है, लेकिन जब बजट आता है तो उसमें रेज दिया जाता है और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कमी कर दी जाती है, कटौती कर दी जाती है। क्या जो वजह राना एहसान साहब ने बताई है आप उससे मुत्तफिक हैं? मेरे ख्याल में मैं राना साहब को जो है वो यही एडवाइस दे सकता हूँ, जब आप ऐसे चुपते हुए सवाल करेंगे तो उनको ये कहना चाहिए कि आप भी 9 मई में मुलव्वस हैं। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि हायर एजुकेशन का जो ग्रांट है HEC का, हाँ। कि वो इन्होंने 4 साल में 1 रुपए नहीं बढ़ाया, इनको ये कहना चाहिए कि जो ये कहता है वो भी 9 मई में मुलव्वस है। सर ठीक है जी। मेरी इसी तरफ से तो तरह पेश अगर की हम माफी, ये कहें, मेरी तरफ से पेश की हाँ? माफी है, मैंने हाथ जोड़ लिए। 9 मई में मेरा कोई ताल्लुक नहीं था और अगर हुआ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दूंगी। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर आप भी शायद टेररिस्ट हो जाए। ठीक है जी, आप भी शायद जो है वो इस्लामाबाद पे धावा बोले। ये जो है आप 5 साल में देख ये क्रेडिट सिर्फ PTI को जाता है। ये क्रेडिट PTI का ही है और किसी का नहीं है। क्योंकि खान साहब भी ये डिक्टेशन देते थे, ये तालीम खान साहब की है। तो ये आप मेरे ख्याल से अपने हद तक रखें तो बेहतर है। अब आप एग्जैजरेट ना करें कि सारों को शामिल करें। सब लोग आप जैसे नहीं है, सब आप जैसे नहीं है, PTI जैसे सब लोग नहीं है। हो जाए, मैं एग्जैजरेट बिल्कुल Not नहीं कर रहा। everyone is like आपको जो है, PTI। ये वो सोच जो सुनना कल्टिस्ट चाहिए। सोच है, ये सबकी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, नहीं। आपका भी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आप आज के प्रोग्राम में मेरे लिए इसलिए थोड़ी हैरत थी कि आज ही वज़ीर आज़म इनको दावत दे रहे थे मिसाक़ जमहूरियत की, मिसाक़ मईशत की, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हुकूमत पे जिस पे जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है, अगर वो PTI को आज भी वो उसी 9 मई और दहशतगर्दी और तमाम चीज़ों से याद कर रही है, तो फिर कौन सा मिसाक़ मईशत और कौन सा मिसाक़ जमहूरियत। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। तो अमेरिका ईरान के दरमियान जो MOU साइन होना है वो करीब अगले 24 से 48 घंटे में कहा जा रहा है कि शायद वो साइन हो जाए। मलिया लोधी साहिबा का इस पर क्या कहना है, ब्रेक लेते हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मामलात यहाँ पर ये हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा तय होना था, जो MOU साइन होना था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो हतमी मराहिल में है और फाइनल हो चुका है। और इत्तलात जिसकी कंफर्मेशन ईरान की जानिब से भी कर दी गई हैं। अब्बास इराक़ची ने भी कल ट्वीट की थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर। उसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल एक पोस्ट की थी एक्स पर। आज भी उन्होंने एक पोस्ट की, उन्होंने कहा कि हम इतने करीब हैं जितने हम पहले कभी भी नहीं थे इस मुआहदे से। और नेक्स्ट 24 आवर्स का उन्होंने कहा है कि विद फाइनलाइजेशन लाइकली एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 24 आवर्स। जो खबरें अब तक पहुंची हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत G7 इजलास की साइड लाइन में मुतवक्के हैं। हमें इससे ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने, फॉर्मर एम्बेसडर। अस्सलाम वालेकुम मलिहा लोधी साहिबा। जी मलिहा लोधी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मैम। अब ज़रा ये बताइएगा कि अब चीज़ें बिल्कुल फाइनलाइजेशन के करीब हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो कंसेंसस भी मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। लेकिन ये फ़ैसला आपकी नज़र में क्यों हुआ है? क्योंकि पहले इस्लामाबाद एकॉर्ड की बात हो रही थी, इस्लामाबाद में साइन करने की बात हो रही थी,
तो ये मामला अब जेनेवा में जाएगा, G7 के इजलास की साइडलाइन में होगा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये साइडलाइंस पे होगा और जिनीवा में होगा। ये तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट में कहा है कि ये वर्चुअली होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली साइन होगा। फेस टू फेस कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, लेकिन साइनिंग के बाद टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे, लेकिन उसकी तारीख और वेन्यू अभी तक तय नहीं हुई। तो अहम चीज़ तो ये है कि दोनों फरीक जो हैं वो इस चीज़ की कॉन्फर्मेशन कर रहे हैं कि एक MOU साइन करने के लिए वो तैयार है, जिससे कि जो सीज़ फायर है वो एक्सटेंड होगी, और ये एक 2 फेजेस में होगी एग्रीमेंट। पहले तो ये एग्रीमेंट होगी जिसमें कि सीज़ फायर एक्सटेंड होगा और स्टेट ऑफ हॉर्मोज और ब्लॉकेड के हवाले से दोनों साइड जो हैं वो अपनी तरफ से जो उन्होंने एक्शन लेना है वो लेंगी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा इस मेमोरेंडम के मुताबिक, और फिर दूसरे मरहले में जो जौहरी इशू है, जो जाहिर है ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो फिर दूसरे मरहले में, दूसरे फेज़ में होगा। अच्छा, तो जो पहले बात हो रही थी, जब उस समय कहा जा रहा था कि हम करीब MOU साइन हो जाएगा, उस वक्त ये बात हो रही थी कि 30 डेज़ इधर और 60 डेज़ पर ये जाएगा, और उस दौरान अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, उस दौरान मुआहदे पर अमल दरामद भी होगा, और अगर अमल दरामद हो गया उसी तरह तो फिर इसको फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जाया जाएगा। अभी भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? लगता तो यही है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 2 फेजेस में होगा। पहला फेज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ब्लॉकेट के हवाले से फैसले हैं उसमें, और दूसरे फेज़ में न्यूक्लियर इशू पे उनके मुज़ाकरात होंगे, और मेरा ख्याल है वो टाइम बाउंड होंगे, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर वो मुज़ाकरात जो हैं वो कंप्लीट होने को दोनों तरफ से ये उन्होंने इशारा दिया है कि कंप्लीट होने, इट विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन 60 डेज़। अब देखना ये है कि वो जो सेकंड फेज़ वाला है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट होता है, इसलिए कि अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं होगा फिर तो इश्यूज़ रह जाएंगे, और फिर ज़ाहिर है मसले मसाइल बाद में फ़ेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ी, मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही खुशाइंद बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी सफारती अचीवमेंट है। इसकी देखें अनाउंसमेंट भी हमारे ही वज़ीर आज़म ने की, पहले एक ट्वीट में, फिर दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में फाइनलाइजेशन हो जाएगी, और उसके बाद साइनिंग का भी जो है प्रोसेस वो हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट इंडीड। अच्छा, ये तो जो यूरेनियम इनरिचमेंट है या एटॉमिक प्रोग्राम है या इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी की फैक्टर्स थे जो तय होने थे। उसके अलावा जो सैंक्शंस की बात हो रही है कि किस हद तक सैंक्शंस जो लगी हुई हैं ईरान के ऊपर, किस हद तक उसको रिलीफ मिल सकेगा, क्या ईरान जो है वो उस तरह से दोबारा से ट्रेड कर सकेगा, फिर उसके कुछ एसेट्स भी थे फ्रोज़न, उनको भी क्या आपको लगता है कि इसी स्टेज पर या इसी फेज़ में उनको भी रिलीज़ या अनफ्रीज़ किया जाएगा? देखिए, तफसीलात तो हमारे सामने नहीं है, और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने तो यही कहा है कि 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये कि वो 14 पॉइंट्स में एग्जैक्टली क्या है, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त स्पेकुलेशन को अवॉइड करना चाहिए, जी। और जब एग्रीमेंट हो जाती है फिर वो रिलीज़ करेंगे सारी तफसीलात। सो इस वक्त तो कहना कबल उस वक्त होगा ना कि क्या पहले फ़ेज़ में क्या तय होगा और दूसरे फेज़ में। तो लगता तो यही है कि पहले फेज़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ब्लॉकेट के हवाले से होगा, ठीक है, और दूसरे फेज़ में फिर सैंक्शंस लिफ्ट होना, ईरान के जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज़ होना, ये सारे इश्यूज़ मैं समझती हूँ, लगता तो यही है कि वो सेकंड फेज़ में होंगे। ठीक है। अच्छा, अमेरिका ईरान के दरमियान ये मुआहदा हो जाएगा, एक और फ़रीक भी है जिसको हम इजराइल और एक्सटर्नल स्पॉइलर के नाम से भी हम कहते रहे, वो भी मुकम्मल तौर पे यकीनन ऑन बोर्ड होगा। हम एक्सपेक्ट करें कि वो इस एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं करेगा या उसको भी इसी तरह से फॉलो करेगा। प्लस ईरान का जो लेबनान को लेके बड़ा मेजर कंसर्न था कि जो जंगबंदी होगी वो लेबनान पर भी उसी तरह से लागू होगी, तो इजराइल भी इस पर ऑन बोर्ड है मुकम्मल कंसेंसस के साथ, और आपको लगता है कि फॉलो भी करेगा, वो भी पासदारी करेगा इसकी? ये तो अब कहना कबल वक्त होगा कि इजराइल क्या करेगा, इसलिए कि जाहिर है इजराइल तो इससे नाखुश होगा
वो तो चाहते थे कि ये जंग जारी रहे। तो अब देखना ये है कि क्या सदर ट्रम्प इज़राइल को इस एग्रीमेंट का पाबंद करता है या नहीं करता है। और फिर ये भी, जैसे आपने भी कहा, कि लेबनान में सीज़ फायर होना ईरान के डिमांड्स में शामिल है। ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा साइन जब तक कि उसको एश्योरेंस ना मिले दो चीज़ों की। एक तो यही कि सीज़ फायर एक्सटेंड करेगा टू लेबनान, और दूसरा उनको सिक्योरिटी एश्योरेंसेस चाहिए कि फिर से अमेरिका या इज़राइल उन पे हमला नहीं करेगा। तो अगेन हम तो इस वक्त स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि किसके क्या डिमांड्स हैं, और हमें ये भी मालूम है कि हाँ, जैसे आपने भी कहा, इज़राइल कैन प्ले द रोल ऑफ स्पॉइलर, वो डिरेल कर सकता है इस सारे प्रोसेस को। ओके अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था और ईरान तो बार बार ये बरमला कह रहा था कि हम अमेरिका पे एतबार नहीं कर सकते। वो कौन सा कन्विंसिंग पॉइंट हुआ जिनमें ये कंसेंसस डेवलप हुआ और अब ईरान अमेरिका पर एतबार करने को तैयार है? क्योंकि ईरान ने ये बात भी की थी कि वो ये भी चाहता है कि इसमें वॉलंटियर बने या गारंटियर बने यूनाइटेड नेशन, ताकि उस एग्रीमेंट की कोई वर्थ हो। क्या ऐसा भी इसमें कुछ होने जा रहा है? मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से ये ख्वाहिश ज़रूर है कि जब एग्रीमेंट होती है तो उसकी इंडोर्समेंट जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करे, और उसकी वजह जाहिर है यही है कि इससे फिर उस एग्रीमेंट को आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हिमायत मिलेगी और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी। तो एक लीगैलिटी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल दे सकती है इस एग्रीमेंट को, तो वो तो चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से हमने देखा है कि खामोशी है इस नुक्ते पे। तो अब देखना यही है कि आया इसको सिक्योरिटी काउंसिल ले जाया जाएगा, इसलिए कि इस सारे प्रोसेस में ईरान ने रूस और चीन को ऑन बोर्ड रखा, यानी कि उनको बिल्कुल अपडेट करते रहे, उनको कंसल्ट भी करते रहे। सो वो तो इसी नज़र से करते रहे। एक तो जाहिर है उनके एलाइज हैं वो, मगर उसके अलावा भी उनकी सपोर्ट चाहिए होगी इन्हें, ना सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, IAEA में भी, जहाँ पर न्यूक्लियर इशू जो है आपको मालूम ही है, वो न्यूक्लियर इशू से डील करता है वो जो इदारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा आपके टाइम का। गुफ्ते डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा से, और उनका कहना यही था कि डेफिनेटली कंसेंसस तो डेवलप हो गया है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ये बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन साइडलाइन मीटिंग में भी वो कह रही हैं कि मुझे इसके चांसेस नहीं लगते। बट अदर दैन दैट, ऑन सेकेंड हैंड एक ख़बर जो अभी इम्पॉर्टेंट आई है वो ये आई है, जो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ईरान मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल नुमाइंदगी करेंगे। अब ये वर्चुअल अगर होता है तो किस तरह से नुमाइंदगी होगी, बहरहाल लेकिन फ़िलहाल जो एग्रीमेंट होने जा रहा है वो 2 फेज़ में होगा। वही जो हम 30 डेज़ और 60 डेज़ का ब्रैकेट कर रहे थे, और अगर इसमें मुआहदे पर अमल दरामद हुआ तो फिर इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।